वेलकम फ्रेंड्स, दिस अंकित सिंह। वेलकम टू IBT रावर्ट्सगंज। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक चल रहा है भाग 11 पॉलिटी का सेगमेंट चल रहा है, ठीक है। और पॉलिटी के सेगमेंट में हमने इससे पहले बात की थी विधायी शक्तियों के बारे में, विधायी संबंध के बारे में, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियाँ किस हिसाब से बांटी गई हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चर्चा की है आपकी 245 से लेके आपका 253 तक, ठीक है। अब आगे की नेक्स्ट चर्चा करेंगे प्रशासनिक संबंध के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जो भाग 11 में बात कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंध, ये जो मूल टॉपिक है ये आपका है केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध में 3 तरह की शक्तियां विभाजित हैं, जैसा कि पहला मैंने बताया आपको विधायी शक्तियां, दूसरा प्रशासनिक शक्तियां और तीसरा वित्तीय शक्तियां। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने विधायी शक्तियों के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। अब हम बताएंगे आपको प्रशासनिक संबंध यानी प्रशासनिक शक्तियों के बारे में, ठीक है। तो प्रशासनिक शक्तियाँ किस हिसाब से केंद्र और राज्य के बीच डिवाइड होती हैं वो चीज़ जानेंगे, और वो सारी चीज़ें आर्टिकल के थ्रू जानेंगे। तो इसमें जो भी है 256 से लेकर 263 सारे प्रशासनिक संबंध को दर्शाते हैं केंद्र राज्य के बीच, और इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अनुच्छेद 262 की चर्चा करते हैं, अनुच्छेद 262, ठीक है। 262 कहता क्या है? जल विवाद का न्याय निर्णय, एक तरह से ये हेडिंग डाल सकते हैं आप, और ये 262 इस चीज़ को दर्शाता है, जल विवाद का न्याय निर्णयन। अब देखिए समझने वाली बात है कि जल विवाद का न्याय निर्णयन है क्या, ठीक है। अब देखते हैं आप, कई बार ये पेपरों में, अखबारों में, न्यूज़ चैनल के आती है कि कावेरी नदी के पानी को लेकर 2 राज्यों या 3 राज्यों के बीच में विवाद हुआ है, ठीक है। तो जो जल का विवाद होता है, किसको कितना मिलना चाहिए, किसको कितना नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए 262, ठीक है, भाग 11 के अंदर 262 के अंतर्गत जल विवाद का न्याय निर्णय घोषित किया गया है कि किस हिसाब से इसका न्याय निर्णय होता है। तो ये एक तरह से संवैधानिक आपका अधिकार हो जाता है, संवैधानिक तौर से ये न्याय निर्णय के लिए एक कमेटी गठित कर दी जाती है, जिसके तहत ये चीज़ें, इसका निर्णय निकल के आता है। अब अगला जो है आपका अनुच्छेद 263, इस प्रशासनिक संबंध में 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका 262 जो जल विवाद का न्याय निर्णय से संबंधित है, और दूसरा है आपका 263, ठीक है। 263 होता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ठीक है। ये टॉपिक बताता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो अंतर्राज्यीय परिषद है क्या? पहला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इस आर्टिकल 263 में दिया है, लेकिन आप समझिए अंतर्राज्यीय परिषद है क्या, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद कहा जाता है, इसके अंदर एक पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन में पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, और उसके बाद इसमें कुछ सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी आपकी मई 1990 में, ठीक है। मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था, 1990 में, ठीक है, गठन। एक ये क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, ठीक है। तो मई 1990, ये चीज़ याद रखेंगे आप 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन में मई 1990, और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसका पदेन अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन आते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष होंगे आपको कौन? राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक। और स्थायी सदस्य जो होते हैं, इसके पदेन सदस्य जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं, और बाकी जो सदस्य होंगे वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी लंबी सभा होती है, बड़ी सभा होती है, जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अब देखिए भाग 11 में 2 चीज़ें आती हैं, एक है विधायी शक्ति, ठीक है, विधायी शक्ति केंद्र राज्य संबंध के बीच, और दूसरा है प्रशासनिक संबंध। अब जो तीसरा है वित्तीय संबंध,
ठीक है, केंद्र राज्य के बीच, वो आता है भाग 12 में। तो थोड़ा याद रखिएगा आप, भाग 12 के अंदर आएगा वित्तीय संबंध जो केंद्र राज्य के बीच बटेगा, और उस वित्तीय संबंध में आर्टिकल 264 से शुरू होगा, ठीक है, और 300 तक जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वित्तीय संबंध में, और उसके बारे में उन चीज़ों में वित्तीय संबंध में क्या क्या बताया जाएगा आपको कि वित्त में मतलब कर लगाने का अधिकार किस तरीके से दिया जाता है, संचित निधि का अधिकार किसके पास होता है, आकस्मिक निधि का अधिकार किसके पास होता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगा आपका वित्तीय संबंध में। और उस सभी को आर्टिकल वाइज याद करना पड़ेगा कि आपका कर लगाने का प्राधिकार का अधिकार किसको होता है, संचित निधि का अधिकार किसको होता है, वो भी आर्टिकल के तहत है, वो सारी चीज़ें। तो अब हम अगला पार्ट लेके आते हैं, भाग 12 वित्तीय संबंध। अगला है आपका भाग 12, ठीक है। भाग 12 में वित्तीय संबंध आएगा, केंद्र राज्य संबंध के बीच कैसे कैसे वित्तीय संबंध बटेगा, यानी वित्तीय शक्तियाँ। तो पहला आर्टिकल आपका आता है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है 265 में क्या बताया जाता है कि कोई कर प्राधिकार के द्वारा ही संग्रहित होगा, ठीक है, कलेक्ट होगा, अन्यथा नहीं। तो कोई कर प्राधिकार के द्वारा ही संग्रहित होगा अथवा नहीं, इसका मतलब ये बनता है कि अथॉरिटी जो होगी, जिस कर के बारे में नियम कानून बने होंगे, उसी अथॉरिटी को ये अधिकार होगा वो कर लेने का, ठीक है। कोई भी ऐरा गैरा कोई भी आदमी या कोई भी संस्था कोई कर या टैक्स नहीं लगा सकती है आप पे, जब तक वो विधायी रूप से नियम कानून के तहत बना ना हो, कोई उसकी कोई आर्टिकल नहीं हो, कोई एक्ट ना हो उसके लिए बना हुआ, तब तक आप कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मूल चीज़ ये है। तो इसमें आप लिखेंगे कोई कर विधि के प्राधिकार से ही संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। ये पूरे आर्टिकल में, इस पूरे स्टेटमेंट में बस यही चीज़ है कि ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधि के प्राधिकार, उसके लिए अगर विधि बनी है तो ही आप कर यानी टैक्स वसूल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कुल बात ये है, मूल बात ये है। अगला है आपका आर्टिकल 266, ठीक है, 266। तो 266 बताता है भारत की संचित निधि के बारे में, ठीक है। भारत की संचित निधि होगी, भारत की संचित निधि। अब देखिए इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत की संचित निधि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आती है, पहला क्वेश्चन ये बना। दूसरा ये बनता है भारत की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है, तो भारत की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है, संसद का अधिकार होता है, ठीक है। ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ रहे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और संसद। तो भारत की संचित निधि पर अधिकार होता है केवल संसद का, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनता है। और तीसरा जो आर्टिकल है इसी से रिलेटेड है आपका अनुच्छेद 267। ये होता है आपकी भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि। ये क्या होता है, तो जो इमरजेंसी पीरियड में, इमरजेंसी काल में अगर कोई निधि की आवश्यकता पड़ती है तो आकस्मिक निधि से वो फंड दिया जाएगा, लेकिन इस पे अधिकार किसका होता है ये बड़ा प्रश्न है, ठीक है। तो आकस्मिक निधि का अधिकार होता है राष्ट्रपति के ऊपर। तो राष्ट्रपति किसी भी आपातकाल स्थिति में कोई इमरजेंसी आने पर कोई भी फंड प्रोवाइड कर सकती है, बाद में उसी को संचित निधि से वो बैकअप करती है। तो संचित निधि से बैकअप करने के लिए मतलब संचित निधि से निकालने के लिए फिर से उसको संसद में जाना पड़ता है और संसद में ये पारित करवाना पड़ता है कि इन कामों के लिए, इन आकस्मिक समस्याओं के लिए मैंने ये निधि निकाली, ठीक है, सरकार ने ये निधि निकाली और उसके पे व्यय की, तो वो संचित निधि से पूर्ति होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से संचित निधि फिर से संसद में जाता है और संसद द्वारा पारित कराया जाता है। तो हमने देखा 266 में भारत की संचित निधि है और 267 में भारत की आकस्मिक निधि है। तो आकस्मिक निधि पर अधिकार होता है राष्ट्रपति का, संचित निधि पर अधिकार होता है भारत के संसद का होता है। तो ये रही आपकी वित्तीय संबंध में 265, 266, 267। अब कोर चीज़ बात करेंगे क्या चीज़ें आती हैं और वित्तीय संबंध किस हिसाब से बटे होते हैं, ठीक है। तो 267 के बाद इन विषयों पर बात करने से पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि संघीय विषय जो होता है, संघीय विषय
वो कितने होते हैं, ठीक है। और राज्य का विषय जो होता है कर के लिए, याद रहे ये कर के लिए मैं बोल रहा हूँ, राज्य का विषय कर हेतु लिख देते हैं हम, कर हेतु। और ये भी हो जाएगा आपका कर हेतु, ठीक है। संघीय विषय हो गया और ये राज्य का विषय हो गया। तो संघीय विषय हो गया है आपका 14 विषय होते हैं जो संघ के लिए होते हैं वित्त में, ठीक है। और राज्य का जो विषय होता है वो होता है 19 विषय होते हैं राज्य के विषय होता है, ठीक है। तो 14 विषय हो गया आपका संघ का और राज्य का विषय हो गया 19। अब इन्हीं विषयों को आर्टिकल वाइज बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल किस किस के तहत आएंगे, जैसे स्टाम्प शुल्क, ठीक है, सेवा कर, सर्विस टैक्स, और आपके बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो बांटे गए हैं इसके थ्रू, तो उनके बारे में अभी बात करते हैं। तो ये याद रखिएगा आप, संघीय विषय में 14 और राज्य का विषय जो कर के लिए होता है वो 19 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा है आपका वित्तीय संबंध के बारे में। और अगला जो आपका आर्टिकल है आपका स्टाम्प शुल्क से शुरू करूंगा मैं 268 से, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा आपके लिए और बोरिंग भी महसूस होने लगेगा आपको, ज़्यादा अगर लंबा खींचूंगा मैं। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर चीज़ें अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।